जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों को पता है कि आपके यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के री एग्जाम लगे हैं। आपको पता है वीपीओ के फिर से फॉर्म आ चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम डेट जल्द ही आने वाली है। इसके बाद आपके यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली। इन सभी के लिए दोस्तों हम आपको हिंदी और जीके फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाले हैं अपने इसी चैनल पर। और आपको बता दें हम पढ़े थे इतिहास, और इतिहास में दोस्तों हम पहुंच चुके हैं राजपूत के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? राजपूत के बारे में दोस्तों आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों मराठा पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो आपकी प्राचीन इतिहास दोस्तों ये पूर्णतया समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले बता दूं कि अगर आप पहली बार जुड़े हैं जाइए हमारे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों, वहां लिंक मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर। जैसे आप दोस्तों प्लेलिस्ट पे आएंगे, देखिए ज्ञान आरबीएल के प्लेलिस्ट पर, उसके हल्का से नीचे आपको आना है। ये आपको दिखेगा यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम फुल कोर्स। यहाँ पर दोस्तों आपको हिंदी साहित्य क्लास से लगी हुई मिल जाएगी, पूरी तरीके से पढ़ा दिया है। हिंदी क्लास लगी हुई मिल जाएगी। उसके अलावा संपूर्ण भारतीय संविधान की। उसके बाद दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे आपको इतिहास की क्लासेस मिल जाएंगी दोस्तों, ठीक। जियोग्राफी क्लासेस, मतलब हर एक क्लासेस आपको एक क्रम में लगी हुई मिल जाएंगी। जाकर के आप अच्छे से देख सकते हैं, अपना रिवीजन कर सकते हैं। और इन सबकी पीडीएफ दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी। ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वीडियो के पेपर भी मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। साथियों आज हम देखने वाले हैं राजपूत काल के बारे में, ठीक है। अब देखिए हमने दोस्तों आपको हर्षवर्धन के बारे में बताया था, थानेश्वर के इतिहास के बारे में पढ़ा था। अब देखिए राजपूत जो है कब आता है दोस्तों, आपको बता दें हर्षवर्धन के बाद राजपूत वंश का समय 700 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक रहा है। क्या राजपूतों का कार्यकाल कब तक रहा दोस्तों? तो 700 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी के बीच रहा, यानी हर्षवर्धन के बाद दोस्तों राजपूत वंश का समय आता है, ठीक है। आपसे पूछेगा अग्निकुंड सिद्धांत किसने दिया, या फिर किसमें आपको मिलता है दोस्तों? अग्निकुंड सिद्धांत की बात करते हैं तो आपको बता दें कि चंद्रबरदाई के अनुसार गुरु वशिष्ठ ने माउंट आबू में यज्ञ करवाया था, जिससे 4 लोग निकलते हैं दोस्तों। याद रखिएगा ये है आपके अग्निकुंड का सिद्धांत, आपसे पूछा सकता है, ठीक। किसके अनुसार? तो चंद्रबरदाई। दोस्तों आपको पता होगा चंद्रबरदाई कौन थे दोस्तों? पृथ्वीराज रासो को लिखने वाले ना, पता होगा, ठीक है। और दोस्तों इनके अनुसार क्या बताया गया? अग्निकुंड के सिद्धांत में चंद्रबरदाई ने क्या कहा कि गुरु वशिष्ठ दोस्तों इन्होंने क्या किया था? यज्ञ करवाया था। कहाँ? माउंट आबू। बता माउंट आबू पे दिलवाड़ा का जैन मंदिर इसलिए बहुत फेमस है, वो हम आपको बता भी चुके हैं पहले से ना। माउंट आबू कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है ना। माउंट आबू में यज्ञ करवाया, जिससे 4 लोग निकलते हैं। कौन कौन से? एक दोस्तों गुज्जर प्रतिहार वंश निकलता है, प्रतिहार वंश, फिर परमाल वंश, और फिर चालुक्य वंश और चौहान वंश, ठीक है। तो ये 4 वंश निकलते हैं दोस्तों किससे? अग्निकुंड के सिद्धांत में बताया गया दोस्तों। ये चीज आपको याद रखना है। 4 कौन कौन से वंश हैं? तो गुर्जर प्रतिहार वंश, परमाल वंश, चालुक्य वंश या फिर चौहान वंश। तो इन चारों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद और जो भी चौहान वंश के दोस्तों शासक थे उनके बारे में भी हम पढ़ने वाले। चलिए दोस्तों पहले शुरू करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश, ठीक है। क्या है गुर्जर प्रतिहार वंश? याद रखेंगे ये वातापी के चालुक्यों के सामंत थे दोस्तों। ये वातापी क्या थे? चालुक्यों के क्या थे? सामंत थे। इनका क्षेत्र कहां से कहां तक फैला था? तो राजस्थान व गुजरात के मध्य का क्षेत्र दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश का था, ठीक है। आपको बता दें इनकी राजधानी क्या थी? भीनवाल। दोस्तों कहां पड़ता? राजस्थान में। अब गुर्जर प्रतिहार वंश के दोस्तों पहले शासक की बात करते हैं, जिसका नाम है नागभट्ट प्रथम। इसका समय काल कब से कब तक दोस्तों? 725 ईस्वी से लेकर 760 ईस्वी तक, ठीक है। कौन? नागभट्ट प्रथम। देखिए इसका नाम याद रखें, क्यों? क्योंकि दोस्तों ये संस्थापक है, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है? तो नागभट्ट प्रथम, ठीक है। ये गुर्जर प्रतिहार वंश का क्या था? संस्थापक था, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं फिर दोस्तों कुनकुन व देवराज दोस्तों बैठते गद्दी पे, ये नागभट्ट के भतीजे थे। उसके बाद दोस्तों इनके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। अब तीसरे दोस्तों शासक होते कौन? वत्सराज। क्या नाम था इनका? वत्सराज। दोस्तों ये गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या आपसे पूछेगा कि गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? बताइएगा। वत्सराज। कौन था? वत्सराज। दोस्तों इसका समयकाल क्या था? तो 780 ईस्वी से लेकर 795 ईस्वी तक, ठीक है। आपको बताया जो वत्सराज था इसी के समय क्या हो रहा था दोस्तों? कन्नौज में त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हो गया था। यानी कि वत्सराज के समय, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक था, इसी के समय कन्नौज में दोस्तों त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू होता। दोस्तों आप बता दें त्रिपक्षीय संघर्ष किनके किनके बीच में था? दोस्तों पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और दोस्तों राष्ट्रकूट, तीनों लोगों के बीच में दोस्तों क्या हो रहा था? मतलब कि संघर्ष चल रहा था, ठीक है। और इसने कौन कौन सी उपाधि ली थी? तो रणहस्तिन की और जय वराह की उपाधि धारण की इसने वत्सराज ने, ठीक है।
चलिए, अब दोस्तों नाग भट्ट द्वितीय आए थे, इनके समय दोस्तों त्रिपक्षीय संघर्ष का अंत हो जाता है। ठीक है, ये याद रखेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रकूट शासन ध्रुव को हराकर दोस्तों ये अपने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है। कौन बनाता है राजधानी कन्नौज को? तो नाग भट्ट द्वितीय दोस्तों किसको? राष्ट्रकूट शासक थे ध्रुव को हरा करके कन्नौज को अपनी राजधानी बनाते दोस्तों। और उसके बाद है रामभद्र, रामभद्र के बाद है मिहिर भोज। दोस्तों मिहिर भोज से क्या याद रखेंगे कि इसके समय दोस्तों मिहिर भोज के समय 836 से लेकर के 885 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। इनके समय दोस्तों अरब का एक यात्री जिसका नाम सुलेमान था वो भारत आता है। ठीक है, और इसकी सबसे बड़ी अश्वसेना थी किसकी? मिहिर भोज की सबसे बड़ी अश्वसेना थी। और इसने उपाधि कौन धारण की? तो आदि वराह की। और आपको बता दें इन्होंने ग्वालियर अभिलेख इनका मिलता है, इसमें दोस्तों स्वयं को इसने लक्ष्मण जी का वंशज बताया था। किसने? मिहिर भोज ने अपने आप को लक्ष्मण जी का वंशज बताया। किस अभिलेख से? तो ग्वालियर अभिलेख में। उसके बाद दोस्तों महेंद्रपाल आते हैं, इनके राजकवि कौन थे? तो राजशेखर। महेंद्रपाल के राजकवि कौन थे? राजशेखर। और राजशेखर की दोस्तों रचनाएं बहुत पूछी जाती। क्या? राजशेखर की रचनाएं बहुत पूछी जाती। इंपॉर्टेंट कर्पूर मंजरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, काव्य मीमांसा, फिर बाल रामायण और भुवन कोश, उसके बाद हर विकास। दोस्तों किसकी रचनाएं हैं? तो राजशेखर जी की। ठीक है, किसके दरबारी थे? महेंद्रपाल के। चलिए आगे है, फिर दोस्तों ये आप देख चुके हैं महेंद्रपाल। उसका दोस्तों महेंद्रपाल देखिए दोबारा लिख दिया दोस्तों। ठीक है, देखिए इसके समय भी कौन थे? देखिए महेंद्रपाल दोस्तों ये आ गया, इसको मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, यहाँ पे महेंद्रपाल 2 बार आ चुका है। इसको मैं करेक्शन कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, इसको क्या कर दूंगा मैं? करेक्शन कर दूंगा दोस्तों, और इसको पीडीएफ में डलवा दूंगा। ठीक है, चलिए तो इसको मैं करेक्शन करके आपको बता दूंगा। ठीक है साथियों, फिर इसको आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। देखिए महेंद्रपाल है दोस्तों, ये महिपाल होगा। ठीक होगा, इसका नाम क्या है? महिपाल। ठीक है, ये शासक का नाम क्या था? महिपाल। ठीक है, आपको 8वें नंबर पर कौन कर लेना है? तो महिपाल कर लेना, महेंद्रपाल नहीं। ठीक है, तो देखिए इसके समय भी राज कवि कौन थे? राजशेखर थे। और आप बता दें इसके समय दोस्तों बगदाद का यात्री कौन आता है? अल मसूदी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि बगदाद का यात्री अल मसूदी किसके शासन काल में आता है? महिपाल के। ठीक है, महिपाल कौन था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। उसके बाद दोस्तों 9वें शासक होते हैं राज्यपाल, फिर 10वें होते दोस्तों यशपाल। ठीक है, और आपको बताते हैं जो यशपाल थे दोस्तों ये अंतिम शासक थे। गुर्जर प्रतिहार वंश के अंतिम शासक कौन थे? यशपाल थे। अब देखिए यशपाल को कौन मारता है दोस्तों? यशपाल को चंद्रदेव जो कि गहड़वाल वंश के थे उन्होंने इनको हरा दिया था। ठीक है, और इनसे सत्ता छीन ली दोस्तों, यानी यशपाल का अंत हो जाता है। इनको इनका अंत कौन करता है? अंतिम शासक यशपाल थे, इनको कौन हराता है? तो चंद्रदेव हराते हैं, जो कि किस वंश के थे? गहड़वाल वंश के। ठीक है, चलिए अब दोस्तों परमाल वंश, देखिए 4 वंश निकले थे। परमाल वंश, इनका क्षेत्र क्या था दोस्तों? मालवा का क्षेत्र था। परमाल वंश का क्षेत्र कौन सा था? मालवा। दोस्तों संस्थापक कौन थे? कृष्णराज या उपेंद्र राज, है ना, कह सकते हैं। इनकी राजधानी उज्जैन और धार दोस्तों थी। अब देखिए सीयक द्वितीय हर्ष, इनकी रचना कौन सी दोस्तों? रचना नैषधीय चरित्र। ठीक है, कौन सी? नैषधीय चरित्र। इनके देखिए मुंज, देखिए एक होते हैं मुंज होते हैं। ठीक है, मुंज होते हैं, तो मुंज की दोस्तों उपाधि कौन सी मिली? वाक्यपति या फिर अमोघ वर्ष की। ठीक, इनके दरबारी कवि कौन थे? पद्मगुप्त थे, जिनकी रचना कौन सी थी? 9 सहसांक चरित्र। और धनंजय थे, जिनकी रचना कौन सी थी? 10 रूपक। ठीक है, उसके बाद दोस्तों भोज परमार आते हैं, जिनको राजकवि के भी नाम से जानते हैं। इनकी राजधानी दोस्तों क्या होती? धार। क्या होती? धार, है ना। आपको बता दें कि इन्होंने सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया और इसी मंदिर की मूर्ति को ज्ञानपीठ पुरस्कार में दी जाती है। और इस मंदिर की मूर्ति का मूल मूर्ति कहाँ है? तो बर्मिंघम संग्रहालय में रखा गया। ठीक है, जो इनकी सरस्वती की मूर्ति दोस्तों इन्होंने निर्माण कराया था, उसी को दोस्तों क्या होता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार में उसी की मूर्ति दी जाती है, मतलब वही मूर्ति दी जाती है। और इसकी जो ओरिजिनल मूर्ति है दोस्तों, मूल मूर्ति, वो बकिंघम पैलेस में रखी है, बर्मिंघम पैलेस ना। चलिए इन्होंने दोस्तों भोपाल में भोजपुर झील का निर्माण कराया और त्रिभुवन नारायण मंदिर दोस्तों चित्तौड़गढ़ में इन्होंने निर्माण कराया उसका। और इनका ग्रंथ था सरस्वती कंठ भरण। ठीक है, चलिए तीसरा वंश कौन था? सोलंकी या फिर चालुक्य वंश दोस्तों। ये इसका क्षेत्र क्या था? गुजरात का। किसका था? तो चालुक्य वंश या फिर सोलंकी वंश का क्षेत्रफल क्या था? गुजरात था मेरे साथियों। और इनकी राजधानी क्या थी? अहिलवाड़। ठीक है, और आपको बता दें कि भारत का अंतिम राजवंश जिसने दोस्तों जैन धर्म को संरक्षण दिया था, कौन सा था? ठीक है, याद रखेंगे। अद के पहले राजा आते हैं मूल राज प्रथम।
याद रखिएगा, चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मूलराज प्रथम चालुक्य वंश के संस्थापक थे। ठीक, आपको बता दें कि चौहान राजा विग्रहराज द्वितीय ने इसे पराजित किया तथा भड़ौच गुजरात में आशापुरा मंदिर बनवाया था। किसको पराजित किया? तो मूलराज प्रथम को चौहान राजा विग्रहराज द्वितीय ने पराजित किया था। ठीक, और गुजरात में क्या किया था? आशापुरा मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक, इसको याद कर लेंगे। चलिए, उसके बाद मेरे दोस्तों भीमदेव प्रथम आता। कौन होता है? भीमदेव प्रथम। आपको बता दें कि 1025 में मोहम्मद गजनवी का गुजरात पर आक्रमण सोमनाथ मंदिर को लूटता है भीमदेव प्रथम के समय। ठीक है, आपको बताते हैं भीमदेव प्रथम का मंत्री बिमल शाह था। बिमल शाह दोस्तों दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण का। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाएगा, कभी पूछा गया कि दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बिमल शाह ने। कौन थे बिमल शाह? भीमदेव प्रथम के क्या थे दोस्तों? मंत्री थे। ठीक है, यार थे। उसके बाद दोस्तों मूलराज द्वितीय आता है। दोस्तों मोहम्मद गौरी को ये हराता है 1478 में। मूलराज द्वितीय मोहम्मद गौरी को हराता है 1178 में। ठीक है, फिर दोस्तों भीम द्वितीय आता है। याद रखिएगा 1195 में कुतुबुद्दीन ऐबक का गुजरात पर अधिकार होता है और चौहानों के साथ संघर्ष शुरू हो जाता है। किसका? भीम द्वितीय का। ठीक है, चलिए, और यह अंतिम शासक था। ठीक है, यह अंतिम शासक था दोस्तों। और बता दें मुडेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी शासक द्वारा ही करवाया। दोस्तों ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या मुडेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो सोलंकी शासकों द्वारा ही करवाएगा। चलिए, चौथा वंश है चौहान वंश। देखिए इसका जो क्षेत्र है वो अजमेर था। चौहान वंश का क्षेत्र क्या था? अजमेर। संस्थापक कौन है? सिमराज या फिर वासुदेव। ठीक है, अब देखिए, अब दोस्तों अजय राज चौहान की बात करते हैं दोस्तों, इनके बारे में बात करते हैं, इन्होंने क्या काम किया? तो अजय, देखिए अजमेर नगर की स्थापना की किसने? अजय राज चौहान ने अजमेर नगर की स्थापना की तथा वहां गढ़ बीड़ली दुर्ग बनवाया। आपको बता दें इस अपनी पत्नी के नाम पर चांदी के सिक्के चलवाए किसने? अजय राज प्रथम ने। उसके बाद दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव दोस्तों आपको बता दें हरकेली नाटक इन्होंने लिखा। और राजकवि इनके समय कौन थे? सोमदेव। आपको बता दें कि अजमेर में संस्कृत पाठशाला यानी सरस्वती कंठाभरण का निर्माण करवाया, जिससे दोस्तों क्या हुआ कि ऐबक ने तुड़वा करके उसे दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। ठीक है, चलिए, उसके बाद पृथ्वीराज तृतीय दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान तृतीय आते हैं। इनके राजकवि कौन होते हैं? चंद्रबरदाई। आपको पता है कि पृथ्वीराज रासो इन्होंने लिखा था, उसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अब दोस्तों राय पिथौड़ा कहते हैं इनको। क्या क्यों कहते हैं? क्योंकि पड़ोसी जो राज्य थे उनको जीता था किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। ठीक है, आपको बता दें कि महोबा युद्ध में परमर देव चंदेल को हराकर दोस्तों, जिसे एक राधि युद्ध कहते हैं दोस्तों, इन्होंने महोबा युद्ध में परमर देव को हरा दोस्तों, जिनके कौन थे? अलाउद्दीन ना। चलिए, उसके बाद दोस्तों तराइन के युद्ध लड़ते हैं। 1191 में मोहम्मद गौरी को हराया जाता है। यूपीएसआई दोस्तों 2021 से पूछा गया। उसके बाद दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ते हैं दोस्तों 1192 में, जिसमें चौहान की हार होती है। ठीक है, ये चीज याद करें। दोनों युद्ध की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1191 1192 याद करें। तराइन का पहला युद्ध किसके बीच? तो ये भी आपको याद रखना, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, और दूसरा भी इन्हीं के बीच। ठीक है, पहले में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, दूसरे में मोहम्मद गौरी। ठीक है, चलिए अगला है गहड़वाल वंश। कौन सा वंश? गहड़वाल वंश दोस्तों। इसके संस्थापक कौन थे? चंद्रदेव थे। कौन थे? चंद्रदेव। और इनकी राजधानी दोस्तों बनारस थी। ठीक है, और शक्तिशाली शासक कौन हुआ इनका? गोविंद चंद्र। कौन हुआ दोस्तों? सबसे शक्तिशाली शासक कौन हुआ गहड़वाल वंश का? गोविंद चंद्र। ठीक है, चलिए आपको बता दें कि गोविंद चंद्र की पत्नी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार का निर्माण कराया। कौन से विहार का? धर्मचक्र जिन विहार का निर्माण गोविंद चंद्र की पत्नी कुमार देवी ने करवाया। और आपको बता दें इसका अंतिम शासक कौन होता है? तो दोस्तों अंतिम शासक होता है जयचंद। कौन होता है? जयचंद। आपको बता दें कि चंदावर का युद्ध होता है 1194 के बीच, तो जयचंद व मोहम्मद गौरी के बीच। आपको बता दें कि इसकी पुत्री संयोगिता की अपहरण दोस्तों पृथ्वीराज चौहान ने किया था। दोस्तों इसकी पुत्री, जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण दोस्तों किसने किया था? पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अगला चंदेल वंश। चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? तो नन्नुक थे दोस्तों। आपको बता दें कि क्षेत्र दोस्तों कौन था? बुंदेलखंड। देखिए बुंदेलखंड को क्या कहते हैं? जेजाक भुक्ति। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको यूपी पुलिस में पूछा जा चुका कि चंदेल वंश का क्षेत्र का बुंदेलखंड। बुंदेलखंड को दोस्तों पहले क्या कहते थे? जेजाक भुक्ति के नाम से जानते थे ना। इसकी राजधानी क्या थी? खजुराहो दोस्तों। इसके पहले क्या थी? पहले कालिंजर थी, बांदा, अब से खजुराहो कर दी गई ना। इसकी भी दो राजधानी, पहले थे कालिंजर, बाद में खजुराहो। आपको बता दें राजा धंग थे। ठीक है, राजा धंग के द्वारा दोस्तों क्या किया गया था? जो कालिंजर राजधानी थी उसको परिवर्तित करके दोस्तों खजुराहो कर दिया गया। ठीक, किसके द्वारा? राजा धंग के द्वारा। बता दें राजा धंग ने ही कंदारिया महादेवन के मंदिर का निर्माण करवाया। किसने?
दोस्तों याद रखिएगा, राजा धंग द्वारा कंदारिया महादेव का मंदिर खजुराहो में बनवाया गया। ठीक है, इसको याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कंदारिया महादेव का मंदिर। ठीक है, चलिए। और दोस्तों यशोवर्मन क्या थे, प्रमुख राजा थे। दोस्तों आपको बता दें खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करा किसने, यशोवर्मन ने। और चीज याद रखेंगे कि चंदेल शासक विद्याधर को प्रतिहार राजा राज्यपाल की हत्या की। ठीक है, प्रतिहार के राजा राज्यपाल नाम है दोस्तों, राज्यपाल की हत्या कर दी किसने, यशोवर्मन ने। ठीक, विद्याधर ने। ठीक है, चलिए अगला है परमादेव। दोस्तों आपको बता दें परमादेव दोस्तों कौन थे, ये चंदेल वंश के अंतिम शासक थे। आपको बता दें इन्हीं के सेनापति कौन थे, आल्हा उदल। और आपको बता दें महोबा में ना आल्हा उदल इन्हीं के सेनापति थे। आपको बता दें कि 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर लेते कौन से, परमादेव ना। चलिए याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए दोस्तों ये होगा आपका चौहान वंश। आपको जाना होगा हमारे प्ले लिस्ट पे दोस्तों, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया हमने। इस तरह से प्ले लिस्ट मिल जाएंगी, वहां जाकर के आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, या फिर दोस्तों सीधा डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।